जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेनजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो क्लास है जनरल स्टडी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सामान्य अध्ययन के हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की क्लास में मैं लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज की क्लास। आप लोग जितने हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिएगा जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो बात करें तो अमरकंटक जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। गंगा की प्रमुख जो सहायक नदी है ये जो है कौन सी नदी है, तो सोन नदी है। ओके, अब रहा बात कि सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पे है, तो ये सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में से ये कहाँ पे निकलती है, तो अमरकंटक से, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। पता चल गया आप लोग को। और सोन नदी पर जो है कौन कौन सी परियोजना है, कौन कौन सा बांध है, तो जरूर आप लोग याद करिएगा। यहाँ पे जो बांध है बाण सागर बांध है। सोन नदी पर कौन कौन सा बांध है दोस्तों, तो बाण सागर बांध है। और इंद्रपुरी बैराज आप लोग मालूम होगा, इंद्रपुरी बैराज जो डिहरी में है वह जो है सोन नदी पर है। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। दो नंबर प्रश्न पे कि पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है, तो पूगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। पूगा घाटी, पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। जरूर आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं, 3 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे जो 3 प्रश्न कर रहा है कि कौन सा जनपद छठी और चौथी शताब्दी, छठी और चौथी शताब्दी के पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा महाजनपद जो है शक्तिशाली बना था, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। महा सबसे जो शक्तिशाली जनपद बना था उसका नाम था मगध। और मगध की राजधानी कहाँ पे थी, तो मगध की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी दोस्तों, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ओके, जरूर आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे प्रश्नों को। अगले प्रश्नों को आते हैं, चौथा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि बंगाल में अमला का अधिकार होता है। बंगाल में अमला का अधिकार होता था। तो अमला का अधिकार किसके द्वारा होता था बंगाल में, तो जमींदारों के द्वारा होता था। डी ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि बंगाल में अमला जो है जमींदार का आधिकारिक ही होता था। और राजस्व इकट्ठा करने के समय वह गांवों का दौरा करता था। कौन भैया करता था, तो जमींदार जो है ये वहां के गांवों का दौरा करता था और लोगों से वसूली का काम करता था। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। 5 प्रश्न है। 5 जो प्रश्न है कि मुर्रा नस्ल है। ये जो मुर्रा प्रजाति है, मुर्रा जो नस्ल है ये किसकी जो है नस्ल मानी जाती है, किसकी प्रजाति है, तो मूरा जो है भैंस की प्रजाति है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ये जो है मूलतः अविभाजित कहाँ से है, तो पंजाब का पशु सबसे ज्यादा मानी जाती है पंजाब का। ओके, जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देख, हाँ देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोग को मोरा जो प्रजाति है इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। जो मोरा जो प्रजाति है भैंस की, ये इसमें जो है दूध में वासा उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जो है अच्छी नस्ल की भैंस जो है ये मुर्रा मानी जाती है। इसमें जो इसके जो दूध होते हैं, इसके दूध में 7% जो है वासा पाई जाती है। कितना प्रतिशत वासा पाई जाती है, तो 7% जो है वासा पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों, तो 3 सदस्य थे। भारत वर्ष 1946 में कौन सा मिशन हुआ था, तो क्रिप्स मिशन की असफलता हुआ था 1946 में। जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा उस समय कौन सा मिशन था, तो क्रिप्स मिशन।
कौन सा मिशन? द क्रिप्स मिशन की जो असफलता हुई थी, तो उस समय 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 को। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है? अकबर के काल के भूमि वर्गीकरण जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो जरिया हो रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आईने ए अकबरी, इनका पूरा नाम जो है आईने ए अकबरी है, जिनको हम अकबर के नाम से जानते हैं। और अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 3 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन सा बांटा गया था? तो एक पोलज बांटा गया था, एक हो गया पडौती बांटा गया था, और एक हो गया बंजर बांटा गया था। ओके, पोलज क्या था? तो पोलज जो है इस यहाँ इस जमीन पर जो है एक के बाद एक हर साल जो है सालाना खेती होती थी। इसे जो है इस जगह को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। अगर बात करें यहाँ पे पड़ौती, जिसको हम चंजर के नाम से जानते हैं, यह जमीन जो है 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। ओके, और यहाँ पे जो बंजर की बात करें, यह जमीन जो है 5 या उससे ज्यादा वर्षों तक इस जमीन पर खेती नहीं की जा सकती थी, और वहाँ की जो उर्वरा शक्ति है उस मिट्टी की, वह खत्म हो जाती थी, जिससे वहाँ की जो भूमि होती थी बंजर हो जाती थी। अगले प्रश्नों को देखते हैं, 8 प्रश्नों को। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन था? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे वह थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन जो सी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे वह थे पारसनाथ। ये जो थे वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र माने जाते थे। ये जो थे पारसनाथ। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? तो इनकी माता का नाम वामा देवी था। ओके, ये जो थे सत्य के मार्ग पर जो है अपना चुने थे, सत्य मार्ग चुने थे, और इन्होंने 4 महाव्रत का भी पालन करने की शिक्षा इनको प्रदान थी। कौन कौन सा 4 था? तो एक सत्य हो गया, एक हो गया अहिंसा, एक अहिंसा हो गया, एक हो गया अस्तेय, और एक हो गया अपरिग्रह। ये जो था इनके 4 जो थे, ये इन्होंने इसको पालने की शिक्षा प्रदान की थी। 9 प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO की जो नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। ओके, जरूर याद करिएगा, सीमा सड़क संगठन। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। 10 प्रश्न है कि अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि गुजरात राज्य का सबसे तीर्थ स्थल जो है ये अंकलेश्वर माना जाता है। ओके, यहाँ पे जो है 4 दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे अंकलेश्वर में भी पेट्रोलियम उत्पादन करने के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा उत्पादन करने के लिए दोस्तों? तो पेट्रोलियम। कौन सा दोस्तों? तो पेट्रोलियम उत्पादन करने के लिए ये जो जगह है अंकलेश्वर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है गुजरात का। 11 प्रश्न देखते हैं। 11 प्रश्न है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। ये जो था अवध के अंतिम नवाब था। ये कौन था? वाजिद अली शाह, ये अवध का अंतिम नवाब था। और कब से कब तक था भैया? तो 1857 से लेकर 1856 तक वहां का ये नवाब रहा था। 12 प्रश्न देखिए। 12 प्रश्न है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये जो तीनों इस्पात संयंत्र है, इसका निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन बी जो है ये जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम बात करें, यहाँ पे राउरकेला का हम लोग बात करते हैं, अगर राउरकेला की बात करें तो भारत का पहला सार्वजनिक
जो क्षेत्र है इस्पात संयंत्र का, इसी को माना जाता है, जिसका निर्माण जो है जर्मनी से हुआ है। राउरकेला का जिसका निर्माण कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो जर्मनी से हुआ है। ओके, अगर भिलाई की बात करें हम लोग, तो भिलाई कहाँ पे होगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। भिलाई कहाँ पे होगा दोस्तों? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इसका इस्पात संयंत्र जो है, इसका स्थापना सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। इसका राउरकेला तो जर्मनी के द्वारा हुआ था और भिलाई जो है सोवियत संघ के द्वारा हुआ था। और दुर्गापुर की बात करें भैया, तो दुर्गापुर जो है ये कहाँ पे है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में होगा। ये किसके सहयोग से बना था? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था। आपको पता हो गया अच्छे तरीका से, सब चीज आप लोग को हम ध्यान से बता दिए हैं। ओके, तो राउरकेला हो जाएगा भारत में और जर्मनी के सहयोग से हुआ था। यहाँ पे भिलाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ये किसके सहयोग से हो जाएगा? जो भिलाई हो जाएगा ये सोवियत संघ के सहयोग से हो जाएगा। और अगर बात करें दुर्गापुर का, तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से। 13 प्रश्न देखिए। 13 जो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो उसका नाम हो जाएगा जिंक। अगर इसका संकेत का बात करें तो जेडेन होता है। जिंक जो है, जिंक कैडमियम मैग्नीशियम धातु जैसी पराबैंगनिक तरंगों की जो प्रतिक्रियाएं होती है उसको अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? उत्सर्जित करती है। 14 प्रश्नों को देखते हैं। 14 प्रश्न है कि नामोरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में है? तो नामोरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के असम राज्य में है। असम, जिसको असम नाम से जाना जाता है, यह सोनितपुर जिले में स्थित है। ओके, असम बिल्कुल जरूर आप लोग याद करिएगा। इसे जो है नामोरी टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो आसपास बात करें तो 1999 और 2000 के आसपास जो है इस जो टाइगर रिजर्व है इसको घोषित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 12 प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील याद करना होगा। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। और ये झील जो कहाँ पे है बुलर झील? तो ये बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है दोस्तों ये बुलर झील? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, और ये कहाँ पे है? तो झेलम नदी, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है दोस्तों। तो झेलम नदी के जो है ये पोषित माना जाता है। और खारे पानी की झील जो है कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। खारे के अगर बात करें, खारे पानी की झील, खारे पानी की बात करें तो चिल्का हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। और चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगा। याद हो जाएगा आप लोग को। सबसे बड़ी जो है ये खारे पानी की झील मानी जाती है। 16 प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना हासिल करना चाहिए? कुल सीट कितना हासिल करना चाहिए? तो 1/10 अगर हम भाग जो सीट हासिल कर लेते हैं तो उस समय ये जो है सब चीज बन सकते हैं अच्छे तरीका से। ओके, तो आप लोग जरूर इस चीज को ध्यान रखिएगा। 14 प्रश्न। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 17 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि एक आर्द्र दिन की सुबह यदि कोमल बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तने के जो कटे स्थान होते हैं उसमें बूंदे रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण से होता है? तो यह जो होता है वाष्पोत्सर्जन की जो प्रतिक्रिया होती है ना, तो वह उसी के अंतर्गत होती है, उसी के कारण से होती है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 18 प्रश्नों को। 18 प्रश्न कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था, तो अर्ज विभाग था वह सैन्य था। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है, सैन्य था। ओके, सल्तनत काल के जो उस समय दौरान दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, वह एक प्रमुख था सैन्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 प्रश्न है कि पीटी द्वीप पंछी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो यह अभयारण्य जो है लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। पीटी, जिसे पंछी पीटी भी कहा जाता है, जो जिसे पंछी पीटी भी कहा जाता है। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्नों को देखिए साथियों, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 20 होना चाहिए था। ओके, तो रहने दीजिए 19 और यहाँ पे 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा आप लोग इसको हम लोग क्वेश्चन को करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक
आउटलुक का निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया गया था? तो जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम द्वारा जो है इस संस्थान का निर्माण किया गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का। ओके, और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है इसका जो प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भी किया गया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 जो है, 20 प्रश्न कर है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किडिक अधिपादप की तरह एक ब्रिज पर आता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सहभोजिता कहलाता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। वह क्रिया जिससे एक जाति का लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, उसी को सहभोजिता के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तौर पर बात करें कि अगर आम की शाखा पर उगने वाला जो आर्किड हुआ या बीपी पर रहने वाला बार्करेट, ये जो होता है इसी को सहभोजिता के नाम से जानते हैं। 21 प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जो जंगलवासी थे मलेच्छ के नाम से जाने जाते थे। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 22, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पासदारा स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देवसा पासदारा जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। 23 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागण एलर्जी कारक होते हैं? परागण जो है एलर्जी कारक होते हैं, वह हो जाएंगे पार्थेनियम होगा। ऑप्शन जो बी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। पार्थेनियम जो है हिस्टोफोरस पादप के जो परागकण होते हैं इसे एलर्जी कारक के रूप में जाने जाते हैं, एलर्जी कारक होते हैं। 24 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम का जो भाग नहीं है वह है चालिनी नलिका। चालिनी नलिका जो है यह जाइलम का भाग नहीं है, क्योंकि जाइलम पौधे में पाए जाने वाले जो संवहन ऊतक होते हैं, दो संवहन ऊतक होते हैं दोस्तों। कितने ऊतक होते हैं? दो संवहन ऊतक होते हैं, और ये पौधे के सभी भागों तक जल का संवहन करते हैं जाइलम के द्वारा। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 25 प्रश्नों को देखिए। 25 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम का भाग इसमें से हो जाएगा पश्चिमी घाट जो हो जाएगा, ये जाइलम का भाग नहीं होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 26 प्रश्न है कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का जो उपयोग है ये नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। और नायलॉन 6 जो है एक प्रकार का बहुलक है। क्या है दोस्तों? तो नायलॉन 6 जो है एक प्रकार का क्या है? बहुलक है, जिसका निर्माण जो है विनिर्माण के लिए किया जाता है। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 27 प्रश्न को। 27 प्रश्न कर है कि स्वेथिलिंग कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। ओके, और टेबल टेनिस की जो प्रथम प्रतियोगिता हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? तो हस्तिनापुर का जो उत्खनन है 1950 से यहाँ पे 5230 होना चाहिए। 1950 से 5230 के मध्य हुआ था। जरूर आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। बी लाल जो है इसके उस समय निर्देशन थे। ओके, तो ये क्लास आप लोग को कैसा लगा? आज की क्लास में हम लोग 28 प्रश्नों को किए थे, जनरल स्टडी से रिलेटेड प्रश्न थे। कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू। आज की क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।